हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एसओपी एंड पीओएस। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अभी तक हम लोगों ने लॉजिक गेट्स के अंदर बूलियन अलजेब्रा को पढ़ा है ना। उस बूलियन अलजेब्रा के हमने क्वेश्चन भी किए और ये चीजें मेरे हिसाब से अपने अपनी 11th-12th क्लास में भी पढ़ी होंगी, ग्रेजुएशन में भी पढ़ी होंगी। अब हम लॉजिक गेट की जो असली चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनको हम कहते हैं एसओपी और पीओएस। एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स और पीओएस का मतलब होता है प्रोडक्ट्स ऑफ सम, है ना। मैंने दो वर्ड्स बोले, एक बोला मैंने एसओपी और एक बोला मैंने पीओएस। एसओपी मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट्स और पीओएस मीन्स प्रोडक्ट्स ऑफ सम। इनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ये हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको फंक्शन के फॉर्म में लिख के दिखाता हूं कि एसओपी या पीओएस को आपको लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। मैंने दो फंक्शन लिए, एक फंक्शन ले लिया मैंने एफ ए बी सी और इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ सम मैं पहले लिखना चाह रहा हूं। तो मैंने इसको ऐसे लिखा ए प्लस बी प्लस सी डॉट, फिर यहां लिख दिया मैंने ए प्लस बी प्लस सी बार डॉट, फिर मैंने ऐसे लिख दिया ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। एक इसी फंक्शन को फिर मैंने ऐसे लिया ए बी सी, ये फंक्शन है। फिर मैं लिखना चाह रहा हूं सम ऑफ प्रोडक्ट, तो यहां पर मैंने लिखा ए बी सी प्लस, फिर मैंने लिख दिया ए बार बी सी बार प्लस, फिर मैंने ऐसे लिख दिया ए बी बार सी बार। यहां पर मैंने जो ये कॉम्प्लीमेंट का निशान लगाया है ना, ये जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसे लगाएं, आप ए बार बी बार और सी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ मैंने बताने के लिए किया है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पहले हमने इनका सम किया हुआ है, ये ए बी सी लिखा हुआ है, फिर ए बार बी बार सी बार लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है मैंने ए बार बी बार प्लस सी। तो पहले मैंने इनका सम किया हुआ है और फिर इनका मैंने प्रोडक्ट किया है। पहले मैंने इनका सम किया है फिर इनका प्रोडक्ट किया है। तो इस चीज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसको हम लिखते हैं पीओएस, जिसको हम क्या बोलते हैं पीओएस। यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर पहले ये प्रोडक्ट हुआ है ए बी सी, फिर ये ए बार बी सी बार, फिर ये ए बार बी बार सी बार। तो यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट का सम किया हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हम लिखते हैं एसओपी, जिसको हम क्या लिखते हैं एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई, एक हो गया पॉस और एक हो गया सॉप। तो बूलियन फंक्शन में जो फंक्शन है उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं हम सॉप और एक लिख सकते हैं पॉस। तो मैं लिख भी देता हूं, वी कैन राइट बूलियन फंक्शन इन टू वेज। वी कैन राइट बूलियन फंक्शन इन टू वेज। पहला हो गया हमारे पास सोप और दूसरा हो गया हमारे पास पोस। और मेरे हिसाब से अब ये समझ गए होगे आप, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सॉप का मतलब क्या है और पॉस का मतलब क्या है। सॉप मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसको मैंने लिख के भी आपको बताया कैसे लिख सकते हैं। फिर पॉस का मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ सम। अब एक एक करके दोनों की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे किसकी, सम ऑफ प्रोडक्ट, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसको हम नाम दे रहे हैं सोप, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं सोप। अब ये जो सोप है ये दो तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा, इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। एक होगा स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म और एक होगा मिनिमल सॉप फॉर्म। मिनिमल क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। एक होगा स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म और एक होगा मिनिमल सॉप फॉर्म। तो इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, एक होगा स्टैंडर्ड और कैनोनिकल सॉप, और एक होगा हमारे पास, यहां गैप दे देता हूं क्योंकि मेरे को जगह की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और एक होगा मिनिमल सॉप फॉर्म। अब स्टैंडर्ड और कैनोनिकल का मतलब क्या होगा, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा, ये फंक्शन जो है मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। कैसे, जो यहां पर लिखा हुआ है ए बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी। इस कॉम्प्लीमेंट को मत देखो, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट को इसको मत देखो।
मिनिमल में मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया ए बी सी प्लस बी सी, और यहां पर मैं यहां लिख देता हूं बी सी बार, और यहां लिख दिया मैंने ए बार बी बार सी बार। इन दोनों में डिफरेंस देखो, जो स्टैंडर्ड और कैनोनिकल सोप है इसके अंदर हर एक वेरिएबल प्रेजेंट है। यहां पर जितने भी वेरिएबल्स मैं फंक्शन में ले रहा हूं, जितने भी फंक्शंस के अंदर, जितने भी वेरिएबल मैं फंक्शन के अंदर ले रहा हूं वो सारे के सारे प्रेजेंट है हर एक टर्म के अंदर, जब मैं स्टैंडर्ड और कैनोनिकल सोप की बात कर रहा हूं। जबकि मैं मिनिमल सोप फॉर्म की बात कर रहा हूं तो हमें क्या दिख रहा है कि यहां पर इस टर्म के अंदर सभी फंक्शंस, सभी वेरिएबल्स प्रेजेंट है। जो सेकंड टर्म है उसमें एक वेरिएबल मिसिंग है। वेरिएबल का मतलब जो हमारे फंक्शन जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा है ए बी सी, और तीसरा वाला जो टर्म है उसके अंदर सारे वेरिएबल प्रेजेंट है। ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखा जाए, इसको ऐसा भी लिख सकते थे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। मान लो मैंने इसको लिख दिया बी सी बार और यहां लिख दिया ए बार बी बार। ठीक, तो बेसिक डिफरेंस मोटा मोटा क्या समझ में आ रहा है मेरे को कि जो स्टैंडर्ड कैनोनिकल सोप है उसके अंदर हर एक टर्म के अंदर, स्टैंडर्ड कैनोनिकल सोप के अंदर हर एक टर्म के अंदर सभी वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, सभी वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि मिनिमल सोप के अंदर, मिनिमल सोप के अंदर हर एक टर्म के अंदर सभी वेरिएबल प्रेजेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, नोट लगा के मैं लिख देता हूं इन स्टैंडर्ड एसओपी, इन स्टैंडर्ड एसओपी, स्टैंडर्ड एसओपी ईच टर्म हैज ईच वेरिएबल, ईच टर्म हैज ईच वेरिएबल। हर टर्म के अंदर हर वेरिएबल होता है। एसओपी ईच टर्म हैज ईच वेरिएबल। जितने भी टर्म्स होंगे, 10 टर्म है तो 10 के अंदर 10 के अंदर सभी वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, सबके अंदर सभी वेरिएबल्स होंगे। मिनिमल सोप में ऐसा जरूरी नहीं है। मिनिमल सोप का मैंने आपको बताया, आपको टर्म भी लिख के मैंने बताया कि आपको जैसे दूसरा वाला टर्म देखने को मिला वहां पर वेरिएबल्स सारे प्रेजेंट नहीं थे। इसी तरह से मैंने दूसरी तरह से इक्वेशन लिख के दिखाई, वहां पर भी सभी वेरिएबल्स प्रेजेंट नहीं थे। तो एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये हो गया कि स्टैंडर्ड कैनोनिकल में जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी के अंदर सभी वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे। उन सभी के अंदर सभी वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे। वो टर्म जिसके अंदर सभी वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम नाम देते हैं मिन टर्म। वो टर्म जिसके अंदर सभी वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम नाम देते हैं मिन टर्म। ठीक है, जो पूरी इक्वेशन बनी हुई है उसमें उसका एक वाला जो पद है उसको हम टर्म कहते हैं। तो ऐसा टर्म जिसके अंदर सभी वेरिएबल्स प्रेजेंट हो उसको हम मिन टर्म कहते हैं। जैसे कि मैं सोप के अंदर लिख रहा हूं तो सोप का स्टैंडर्ड कैनोनिकल वाला पार्ट है, उसके अंदर जितने भी टर्म है उनके अंदर सभी टर्म सभी वेरिएबल्स हैं, तो वो सारे के सारे टर्म्स क्या होंगे, मिन टर्म्स होंगे। सारे के सारे क्या होंगे, मिन टर्म्स होंगे। पर जो दूसरा वाला है मिनिमल वाला उसमें कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे मिन टर्म हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मिन टर्म क्या होता है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मिन टर्म। मिन टर्म, मिन टर्म क्या होता है, टर्म विच हैज all variables in it is called min term। all variables in it is called min term। तो ऐसा टर्म जिसके अंदर सभी वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम मिन टर्म कहते हैं। एग्जांपल के लिए ये वाला टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म कहलाता है, टर्म है ना, एक ये तीनों टर्म है यहाँ पर। तो ये टर्म जो है यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल है तो तीनों प्रेजेंट है, यहाँ पर भी तीनों प्रेजेंट है। ये कंपनसेटेड अनकंपनसेटेड इसको एक बार हटा दो, वेरिएबल सारे प्रेजेंट है। जबकि मिनिमल सोप फॉर्म जो है उसमें ये वाला टर्म है, इस वाली इक्वेशन में ये वाला टर्म है, यहाँ पर सभी वेरिएबल से सेकेंड वाले में नहीं है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन देखो, इसके अंदर ये सेकेंड और थर्ड टर्म जो है इसके अंदर सभी वेरिएबल्स नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि मिन टर्म वो टर्म है जिसके अंदर सभी वेरिएबल्स प्रेजेंट है। तो एसओपी की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसके 2 फॉर्म है, एक है सोप और एक है मिनिमल। तो सोप जो है जिसमें स्टैंडर्ड टर्म है, स्टैंडर्ड कैनोनिकल इक्वेशन जो है उसके अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे क्या है, मिन टर्म्स हैं। ठीक, तो स्टैंडर्ड
soap in standard soap all terms are min term। जितने भी टर्म्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मिन टर्म्स कहलाते हैं। किसके अंदर, स्टैंडर्ड एसओपी के अंदर, ठीक है। स्टैंडर्ड या कैनोनिकल एसओपी के अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मिन टर्म्स कहलाते हैं। समझ में आ गया मिन टर्म्स क्या होता है। और जबकि मिनिमल में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, मिन टर्म क्या होता है, कैसे उसको निकालते हैं, तो हम देखते हैं। तो कोई भी, अगर हमारे पास n वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल्स है, n वेरिएबल्स हैं, तो n वेरिएबल्स के लिए हमें पूछा जाए कि मिन टर्म्स कितने होते हैं। तो n वेरिएबल्स के लिए मिन टर्म निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं और उसको हम लिखते हैं 2 पावर n। तो टोटल मिन टर्म फॉर SOP इज इक्वल्स टू 2 पावर n। टोटल मिन टर्म फॉर SOP कितना होगा, 2 पावर n होगा, 2 पावर n। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूं फॉर 3 वेरिएबल्स, टोटल मिन टर्म फॉर n वेरिएबल्स लिख देता हूं यहां पर, फॉर n वेरिएबल 2 पावर n। तो फॉर 3 वेरिएबल्स कितने होंगे, 2 पावर 3, और 2 पावर 3 का मीनिंग कितना हो गया, 8। 2 पावर 3 इसका मीनिंग कितना हो गया, 8, यानी कि इसके कितने मिन टर्म्स होंगे, 8 होंगे। अब 8 कैसे कैसे होंगे और उनको कैसे हम लिखते हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर में, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हमारे पास 3 वेरिएबल है ए बी सी, 3 वेरिएबल है ए बी सी, और इसका जो मिन टर्म है वो कैसे लिखा जाएगा वो भी देखते हैं। तो 0 यहां लिखा मैंने 0 0 0, इसको लिखा मैंने 0 0 1, फिर इसको लिखा 0 1 0, फिर लिखूंगा 0 1 1, 0 1 0 0 1 1, फिर 1 0 0 0 1 1, फिर 1 0 0, फिर लिखूंगा 1 0 1, फिर लिखूंगा 1 1 0 1 0 1, फिर लिखूंगा 1 1 0, और फिर बन गया 1 1 0। तो ये जो वेरिएबल्स है किसके हैं, ये जब 3 वेरिएबल्स है तो उस केस में हमें इस तरह से लिखना है। अच्छा, यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप एसओपी की बात करेंगे तो फॉर एसओपी, इस चीज को ध्यान रखना, एसओपी के लिए जब आप बात करेंगे किसके लिए बात करेंगे, एसओपी के लिए, तो जो 0 आएगा उसका मतलब है ए बार, ए कंपनसेटेड, और जब ए आएगा 1 आएगा तो 1 के लिए आप क्या लिखोगे, ए, है ना, 1 के लिए लिखोगे ए, और 0 के लिए लिखोगे ए बार, बी बार, सी बार। मतलब जब भी 0 आएगा तो जो भी वेरिएबल आएगा उसके ऊपर लगा होगा बार, और 1 आएगा जब जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर बार नहीं लगा होगा, उसके ऊपर बार नहीं लगा होगा, ठीक है। तो जब 0 होगा तो उसके लिए जो वेरिएबल आएगा उसके ऊपर लगा होगा बार, और जो 1 होगा उसके लिए जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर बार नहीं होगा, उसके ऊपर बार नहीं होगा। जैसे यहाँ 0 लिखा हुआ है और इसके साथ ए है तो ये बनेगा ए बार, यहाँ 0 है इसके साथ बी है तो ये बनेगा बी बार, यहाँ 0 है यहाँ सी तो ये सी बार क्या बन जाएगा, सी बार बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा ए बार, ये बनेगा बी बार, और ये सी। फिर यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए बार, ये बी एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा सी बार। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये होगा ए बार, यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा सी। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा ए, ये बनेगा बी बार, ये बनेगा सी बार। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये होगा ए, ये होगा बी बार, ये होगा सी। फिर ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए, ये बनेगा बी, ये बनेगा सी बार। फिर लास्ट वाला क्या बन जाएगा, ये 1 करो, इसको मैंने 1 लिखना है लास्ट वाला क्या बन जाएगा, ए बी सी। तो इस तरह से टोटल टर्म्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको नाम भी दिया जाता है। नाम कैसे दिया जाता है, इसको लिखेंगे हम M0, ये 0 से स्टार्ट होगा, इसको हम लिखेंगे M1, इसको हम लिखेंगे M2, इसको हम लिखेंगे M3, इसको हम लिखेंगे M4, इसको हम लिखेंगे M5, और इसको हम लिखेंगे M6, और इसको हम लिखेंगे M7। तो इस तरह से इन मेन टर्म्स के नाम है, पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑर्डर में ये आपको चलेगा। जैसे कि आपको मान लो M0 लिख के दे दिया किसी क्वेश्चन में, तो M0 का मतलब है कि क्या लिखा हुआ है, 0 0 0, है ना, और क्या है उसका ए बार बी बार सी बार, और ये आपको याद करने पड़ेंगे, यू हैव टू लर्न इट। तो ये किसके लिए हो गया था, ये हो गया था 3 वेरिएबल्स के लिए। यदि मैं 2 वेरिएबल्स के लिए लिखूं, फॉर
फॉर 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स के लिए कितना होगा, 2 पावर 2 यानी कि 4। तो यहां मैंने लिखा ए बी। तो इसके क्या क्या बनेंगे कॉम्बिनेशन, ये बनेगा 0 1 0 0, ये बन गया 0 1 0 0 0 1, फिर बन जाएगा 1 0 और एक बन जाएगा 1 1, एक बन जाएगा 1 0 और एक बन जाएगा 1 1। इसके मिन टर्म्स लिखना है तो 0 के लिए क्या बनेगा, पहला ए बार, ये हो गया बी बार, फिर ये हो जाएगा ए बार, ये हो गया बी, फिर यहां पर हो जाएगा ये ए, ये बी बार, और ये क्या हो जाएगा ए बी। तो इसको हम लिखेंगे M0, इसको हम लिखेंगे M1, इसको हम लिखेंगे M2 और इसको हम लिखेंगे M3। तो इस तरह से आपको ये लर्न करना है। ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 2 वेरिएबल पर पूछे जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि हमें ये पूछ लिया जाता है इनके मिन टर्म बताओ, इसमें टोटल मिन टर्म्स कितने हैं इस इक्वेशन में वो बताओ, इसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख के बताओ। अच्छा, एक चीज और याद रखना, सम ऑफ प्रोडक्ट्स हमेशा तब यूज होगा जब हमें आउटपुट 1 चाहिएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट्स हमेशा तब यूज होगा जब हमें आउटपुट 1 चाहिएगा। ठीक, मैं यहां ऊपर नोट लगा के लिख देता हूं हेडिंग में कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स SOP इज ऑलवेज यूज्ड, SOP is always used when we need 1 in output, जब हमें आउटपुट में 1 चाहिएगा, जब हमें आउटपुट में 1 चाहिएगा तो तभी हम SOP को यूज करेंगे, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स को। जब हमें आउटपुट में 0 चाहिएगा तो उस केस में हम पॉज को यूज करेंगे। ठीक, तो एक बार मैं इसको समराइज कर दूं तो सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है जो प्रोडक्ट कर रखे हमने उनका सम करना है। इस तरह से इक्वेशन हम लिखते हैं, उनका सम करना है। इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड या कैनोनिकल और एक होता है मिनिमल। स्टैंडर्ड और कैनोनिकल में जितने भी टर्म्स होते हैं वो सारे के सारे मिन टर्म्स होते हैं। मिन टर्म का मतलब क्या होता है, वो टर्म जिसके अंदर सभी वेरिएबल्स हो उसको हम मिन टर्म कहते हैं। मिनिमल सॉफ्ट फॉर्म में जरूरी नहीं कि सभी टर्म्स के अंदर सभी वेरिएबल आए, हो सकता है 1 के अंदर आ रहे हो सकता है 2 के अंदर आ रहे हो। उसके बाद जो स्टैंडर्ड SOP है उसके अंदर सभी टर्म्स क्या होते हैं, मिन टर्म्स होते हैं। यदि हमें n वेरिएबल्स के लिए मिन टर्म्स फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पावर n। फिर हमने उससे ये देखा कि 3 वेरिएबल्स के लिए मिन टर्म्स टोटल कितने बनते हैं और उनको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब हम सॉप की बात करेंगे तो सॉप के केस में 0 को हम लिखेंगे a बार, यानी कि जो भी वेरिएबल होगा उसके ऊपर आपको बार लगाना है, और जो 1 होगा उसके लिए आपको बार नहीं लगाना है वेरिएबल के ऊपर। और इसी तरह से हमने देखा 2 पावर 2 के लिए जो टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं इसके कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोल दिया फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल, एक ट्रुथ टेबल आपको पहले से दी गई है, मिनिमाइज SOP एक्सप्रेशन, इसको मिनिमाइज करना है यानी कि मिन टर्म्स बनाना है इसको। तो मैंने आपको कहा कि जो SOP है वो हमेशा किसके लिए लिखी जाएगी, जब उसका आउटपुट क्या बन रहा होगा, 1 बन रहा होगा। तो जैसे यहां पर आउटपुट बन रहा है 1 और यहां पर भी आउटपुट बन रहा है 1, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन कैसे बनेगी, y इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का सम करना है। तो प्रोडक्ट हो गया ये a बार b बार, और यहां पर भी प्रोडक्ट हो गया a b बार। तो क्या लिखा मैंने, a बार b बार a बार b बार, और प्लस ये क्या हो गया a बार b, a b बार। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई हमें करना है, तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने b बार को कॉमन निकाल लिया और यहां पर बना a बार प्लस a। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि a प्लस a बार किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहां से y जो है वो किसके इक्वल हो गया, b बार के इक्वल हो गया। y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, b बार। ये इसका आंसर हो गया। अब इसको मिन टर्म्स के फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो मिन टर्म्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, y a b इक्वल्स टू एल्जेब्रिक समेशन m a बार b बार, 2 वेरिएबल का है तो a बार b बार किसके लिए लिखा जाता है, a बार b बार, दोनों a बार b बार है। तो a बार b बार किसके लिए बना, देखो यहां पर ये बना था M0 के लिए। तो यहां मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, पहला लिख दूंगा 0, ठीक है। फिर a b बार, तो a b बार किसके लिए बना, वो देखो वो बना 2 के लिए। a b बार जो है वो किसके लिए बना, 2 के लिए बना। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर लिख दिया 2। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये जो इक्वेशन है उसको मिन टर्म्स के फॉर्म में आप कैसे शो करोगे, तो M02। और अब ये जो इक्वेशन है इसका मतलब क्या है कि y a b
सम है किसका, m0 का और m2 का। m0 का मतलब क्या हो गया, a बार b बार, और m2 का मतलब क्या हो गया, a b बार। समझ गए मेरी बात। तो ये जो आंसर है आपको ऐसे ट्रुथ टेबल दे दी जाएगी, उसका आपसे आंसर पूछ लिया जाएगा। वो आंसर आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है और इस फॉर्म में भी मिल सकता है। इस फॉर्म को हम कैसे शो करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है, मिनिमाइज द बूलियन फंक्शन FAB 023 023। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है तो इसके लिए मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है FAB, इसको मिनिमाइज के फॉर्म में लिखना है, मिन टर्म्स के फॉर्म में। तो ये क्या क्या बन गया है, ये बन गया m0 प्लस m2 और ये क्या बन गया, m3 बन गया। अब m0 जो है m0 जो है उसका मतलब होता है a बार b बार, m2 का मतलब क्या होगा, a b बार, और m3 जो है उसका मतलब होगा a b। m3 का मतलब क्या होगा, a b। अब यहां से कॉमन दिख रहा है मेरे को कुछ, कॉमन क्या दिख रहा है, यहां लिखा मैंने a बार b बार प्लस, यहां पर मेरे को कॉमन दिखा a, तो ये मैंने बनाया b बार प्लस b। तो b बार प्लस b कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। b बार प्लस b कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस a बार b बार a प्लस a बार b बार। अब यहां से मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, इसको सॉल्व करने के लिए, और इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी याद रखना, मैंने इसके लिए क्या करा, a और इसको ऐसे लिखा मैंने 1 प्लस b बार। 1 प्लस b बार इक्वल्स टू 1 होगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है, या 1 प्लस a, 1 प्लस c, 1 प्लस c, 1 प्लस कुछ भी होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां पर a बार b बार, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो a, ये बनेगा a b बार प्लस ये हो गया a बार b बार, a बार और b बार हो गया। तो यहां से हमारे पास ये बना a प्लस b बार कॉमन हो गया, ये बन गया a प्लस a बार, a प्लस a बार कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। तो यहां से आंसर क्या आ गया, a प्लस b बार, ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये जो मैंने लगाया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, तो मेरे पास अगर ऐसा बन के आ गया a प्लस a बार b बार, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं a प्लस b बार। क्या लिख सकता हूं, a प्लस b बार, ऐसा मैं लिख सकता हूं इसको। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा तुम्हारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत कम आएगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह से तुम्हें काफी देखने को मिलेंगे, a प्लस a b बार को तुम लिख रहे होगे a प्लस b, a प्लस a बार b को तुम लिख रहे होगे a प्लस b बार। तो इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे, जब तुम्हें इक्वेशंस मिलेंगी तो वहां पर ही इस तरह से बनाना पड़ेगा। और ये जो इस तरह से हम रिजल्ट्स बनाते हैं इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस चीज को ध्यान रखना जैसा मैंने ये बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द मिन टर्म इन मिनिमल फॉर्म रिप्रेजेंट एज a प्लस b बार c, a प्लस b बार c। तो a प्लस b बार के हमें मिन टर्म्स निकालना है, मिन टर्म्स। इसके मिन टर्म्स किस तरह से निकालेंगे, देखो भाई मैंने इक्वेशन लिख दी y इक्वल्स टू a प्लस b बार c। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, a, इसको मैंने ऐसे लिख दिया b प्लस b बार, और इसको लिख दिया c प्लस c बार, और ये b बार c एज इट इज लिखा हुआ है। और यहां पर इसके साथ मैंने लिख दिया a प्लस a बार, ठीक। अब मिनिमल फॉर्म मिन टर्म लिखना है, मिन टर्म के अंदर सारे वेरिएबल्स आने चाहिए। तो b प्लस b बार 1 होता है, c प्लस c बार 1 होता है, a प्लस a बार 1 होता है, यानी कि इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट जो आएगा वो इसका मीनिंग और फाइनल रिजल्ट दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। तो सबसे पहले तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है किसको, इसको a b, और इसको लिख दिया मैंने a b बार, ये कर दिया, और यहां पर c प्लस c बार, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया a b बार c, और ये बन गया a बार b बार और c। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा a b c, और ये बनेगा a b c बार, फिर प्लस a b बार c, और प्लस a b बार और c बार, a b बार c बार, प्लस a b बार c, और प्लस a बार b बार और c बार। ये बन गया हमारे पास। अब देखो ये दो टर्म एक जैसे बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो इनको हम एक ही काउंट करेंगे, दोनों को, दो बन रहे हैं ना, तो इनको हम एक ही काउंट करेंगे। एक ही काउंट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a b c प्लस
ए बी सी बार, और जो एक ही टर्म बन रहा है मैं उसको अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए। तो ए बी बार सी प्लस बाकी फिर सारे सेम, ए बी बार सी बार और प्लस ए बार बी बार सी। अब ये जितने भी टर्म्स बने हैं इन सभी के अंदर सभी वेरिएबल्स हैं। तो टोटल टर्म्स कितने बन गए, 1 2 3 4 5। तो टोटल मेन टर्म्स कितने हो गए, तो टोटल मेन टर्म्स कितने आ गए, 5 आ गए। ठीक है, टोटल मेन टर्म्स कितने आ गए, 5 आ गए। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जब हम बात करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स की। जब हम किसकी बात करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो इस तरह के हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरे हिसाब से कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है जिनको तुम ना कर पाओ, आसान से क्वेश्चन है, आसानी के साथ कर सकते हो। अब हम बात करेंगे किसकी, पीओएस की, पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम। अब हम बात करेंगे पीओएस, पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। जिस तरह से एसओपी जो है उसको हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया, 2 टाइप्स से उसको क्लासिफाई किया, एक था स्टैंडर्ड और कैनोनिकल और एक बना था मिनिमल। ऐसे ही यहां पर भी दो होंगे, स्टैंडर्ड और कैनोनिकल और एक होगा मिनिमल। तो एक बनेगा हमारे पास कौन सा, स्टैंडर्ड और कैनोनिकल, और एक होगा हमारे पास कौन सा, मिनिमल। स्टैंडर्ड और कैनोनिकल में पॉस लिखा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि कुछ ऐसा a प्लस बी प्लस सी करो इसको प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी बार और प्लस सी बार। तो यहां ये वाला टर्म देखना, और जब मैं मिनिमम लिखूंगा मिनिमल, तो मिनिमल में मैंने कुछ ऐसे लिखा, a प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ऐसा कोई जरूरी नहीं आप ऐसे लिखो, ये बस बताने का एक डिफरेंस क्रिएट करने का तरीका है कि ये वाला जो टर्म देख रहे हो इसके अंदर जितने भी सम लिखे हुए हैं उनके अंदर सभी वेरिएबल्स हैं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। वही कंपनसेटेड अनकंपनसेटेड को भूल जाओ, वेरिएबल्स को देखो। तो जो स्टैंडर्ड कैनोनिकल है उसके अंदर हर सम वाले टर्म के अंदर सभी वेरिएबल्स आ रहे हैं, और जो मिनिमल वाला है वो ठीक वैसे ही जैसे हमने एसओपी में लिखा था, वहां पर कुछ टर्म ऐसे हैं जिसके अंदर सभी वेरिएबल्स नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिनिमल कहते हैं। वहां पर जब हमने एसओपी की बात की तो वहां पर हमने एक टर्म पढ़ा मिन टर्म, यहां पर कौन सा टर्म होगा, मैक्स टर्म। वहां पर हमने लिखा ऐसा वेरिएबल, ऐसा टर्म जिसके अंदर सभी वेरिएबल्स है, उसको हमने कहा मिन टर्म। यहां पर उसी टर्म को हम नाम चेंज कर रहे हैं, उसको नाम दे रहे हैं मैक्स टर्म। ये कुछ ऐसा है कि उनके घर के लड़के का नाम सोनू तो हमारे घर के लड़के का नाम मोनू है ना, तो उन्होंने उसका सोनू रख दिया, इसका मोनू, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक सेम थे पर उन्होंने अलग नाम दिया, हम अलग नाम दे रहे हैं, तो हम उस टर्म को क्या नाम देंगे, मैक्स टर्म नाम देंगे। तो यहां पर हम एक टर्म की बात करेंगे मैक्स टर्म। मैक्स टर्म क्या होगा, ऐसा टर्म जिसके अंदर पॉस के सभी वेरिएबल्स होंगे, है ना, जिसके अंदर सभी वेरिएबल्स होंगे उसको हम क्या नाम देंगे, मैक्स टर्म नाम देंगे। द टर्म विच हैज ऑल वेरिएबल इन पॉस, जिसके अंदर पॉस में सभी वेरिएबल्स होंगे उसको हम मैक्स टर्म नाम देंगे। ठीक, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो उसके अंदर सभी टर्म्स मैक्स टर्म होंगे, और मैक्स टर्म जो है उसको हम सम टर्म भी नाम देते हैं। मैक्स टर्म को हम क्या नाम देते हैं, सम टर्म भी नाम देते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक टर्म आएगा जिसको हम कहेंगे मैक्स टर्म, मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म क्या होगा, द टर्म which has all variables in pos is called max term। और जो स्टैंडर्ड पॉस है उसके अंदर जो भी टर्म है वो सारे के सारे क्या होंगे, मैक्स टर्म होंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड पॉस has all max term। तीसरी चीज, यहां पर जो मैक्स टर्म है उसको हम सम टर्म भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सम टर्म भी नाम देते हैं, क्योंकि यहां पर सम हो रहा है। इसी तरह से जो मिन टर्म है उसको हम प्रोडक्ट टर्म भी नाम देते हैं। मिन टर्म को हम प्रोडक्ट टर्म और मैक्स टर्म को हम सम टर्म नाम देते हैं। तो मैक्स टर्म को हम क्या नाम देते हैं, सम टर्म। तो मैक्स टर्म
इज ऑल्सो कॉल्ड सम टर्म, ऑल्सो कॉल्ड सम टर्म। जिस तरह से हमने मिन टर्म्स की काउंटिंग की, उसके लिए n वेरिएबल्स के लिए हमने फॉर्मूला लिखा 2 पावर n, इसी तरह से मैक्स टर्म के लिए भी n वेरिएबल के लिए फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा 2 पावर n। तो नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स फॉर n वेरिएबल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पावर n। 2 पावर n। एक चीज और मैं लिख दूं नोट लगा के कि जो हम पॉस लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम जो लिखेंगे, वो लिखेंगे किसके लिए, जब हमें आउटपुट क्या चाहिए, 0 चाहिए। और सोप हमने कब लिखा था, जब हमारा जो आउटपुट है वो कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो हमने लिखा था सोप। और पॉस जो है वो हम कब लिखेंगे, जब हमें आउटपुट कितना चाहिए, 0 चाहिए। तो पॉस इज रिटन व्हेन आउटपुट इज 0। जो आउटपुट है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उस केस में हम पॉस लिखते हैं। और सोप कब लिखते हैं, जब आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब मैं 3 वेरिएबल के लिए अगर लिखूं, फॉर 3 वेरिएबल्स, तो 3 वेरिएबल्स के लिए लिखें तो क्या बनेगा, 2 पावर n यानी कि 2 पावर 3, ये कितना हो जाएगा, 8। तो हमारे पास 3 वेरिएबल a b c, और यहां इसके मैक्स टर्म लिखेंगे, यहां लिखेंगे इसके मैक्स टर्म्स। तो कौन कौन से हो गए भाई, 0 0 0, ये हो जाएगा 0 0 1, यहां आ जाएगा 0 1 0, फिर ये हो जाएगा 0 1 1, फिर आ जाएगा 1 0 0। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, 1 0 0, फिर हो जाएगा 1 0 1 1 0 1, 0 0 0 हो गया, 0 0 1 हो गया, 0 1 0 हो गया, 0 1 1 हो गया, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। लास्ट ये हो जाएगा, क्या हो गया था लास्ट, ये हो गया था, चला गया, ये रहा 1 0 0, फिर आएगा 1 0 1 1 0 1, फिर आएगा 1 1 0 और फिर आएगा 1 1 1। यहां पर एक ध्यान रखना, हमने जब एसओपी लिखा था तो वहां पर हमने लिखा था 0 को a बार और 1 को a। यहां पर हम क्या लिखेंगे, 0 को a और 1 को हम यहां क्या लिखेंगे, a बार लिखेंगे, उल्टा हो जाएगा जस्ट। सोप के अंदर हमने 0 को लिखा था a बार, मतलब जो भी वेरिएबल था उसके ऊपर बार लगाया था। और पॉस के अंदर हम क्या करेंगे, पॉस के अंदर 0 को हम जो वेरिएबल है वही लिखेंगे, और जो 1 है उसके अंदर हम क्या चेंज करेंगे, जो वेरिएबल है उस पर बार लगाएंगे। तो यहां पर मैक्स टर्म कैसे लिखे जाएंगे भाई, मैक्स टर्म में क्या करना है, सम करना है। तो यहां पर हम सम करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a बार, नहीं, a प्लस बी प्लस सी। ये क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी बार, ये बनेगा a प्लस बी बार प्लस सी, ये बनेगा a प्लस बी बार प्लस सी बार, और ये बनेगा a बार प्लस बी प्लस सी। तो ये होगा m0, ये होगा m1, ये होगा m2, ये होगा m3 और ये होगा m4। इसी तरह से यहां पर ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a बार प्लस बी प्लस सी बार, ये a बार प्लस बी बार प्लस सी, और ये हो जाएगा a बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो ये टर्म होगा m7, ये टर्म होगा m6 और ये हो जाएगा m5। सिमिलरली फॉर 2 वेरिएबल्स अगर हम लिखना चाहें, सिमिलरली फॉर 2 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल्स के लिए 2 पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा a b और यहां मैक्स टर्म आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो क्या क्या टर्म बन जाएंगे, यहां पर बन जाएगा हमारे पास, 0 को a लिखना है तो ये हो जाएगा a प्लस b, इसका जो मैक्स टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा a प्लस b, ये हो जाएगा a प्लस b बार, ये हो जाएगा a बार प्लस b और ये हो जाएगा a प्लस b बार। तो ये मैक्स टर्म हो गए। इसको हमने लिखा m0, इसको हमने लिखा m1, इसको हमने लिखा m2 और इसको हमने लिखा m3। तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल के क्या हो गए, मैक्स टर्म्स हो गए। 2 वेरिएबल के क्या बन गए,
मैक्स टर्म बन गए। ठीक है, समझ में आ गया पॉस क्या होता है, स्लोप क्या होता है, मिन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होता है। अब इसका क्वेश्चन मैं बताता हूं, पॉस का जो क्वेश्चन है वो कैसा बनेगा। जैसे कि हमें ये एक्सप्रेशन दिया, फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल फाइंड द मिनिमाइज्ड पॉस एक्सप्रेशन। तो पॉस एक्सप्रेशन कब लिखा जाएगा, जब हमें आउटपुट क्या चाहिए, जीरो चाहिए, जीरो चाहिए। तो यहां पर पॉस एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, सम का प्रोडक्ट करना है। तो ये सम बन रहा है, ये सम बन रहा है, इसका प्रोडक्ट करना है। तो ए प्लस बी बार डॉट, इसको कर दिया मैंने ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। अब इनको एक्सपेंड करो, यानी कि सिंपल एक्सप्रेशन जो होता है वो, तो ये बनेगा ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी बार ए बार और प्लस बी बी बार। ठीक है, वैसे मैं एक्सपेंड करके इसको लिख रहा हूं। तो ए बार ए बार, ये हो जाएगा ए बी बार प्लस ये हो जाएगा बी बार ए बार, और यहां पर बन जाएगा बी बार और बी बार। ये क्या बन जाएगा, बी बार और बी बार, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अच्छा, तो यहां से ए बार ये क्या वैल्यू देगा, जीरो। ए बार क्या वैल्यू दे देगा, जीरो। ठीक, फिर ये बना ए बी बार और प्लस बी बार ए बार, और ये बन गया बी बार बी बार। तो ए एक्सप्रेशन देता है, तो बी बार क्या एक्सप्रेशन देगा, बी बार। ए और ए क्या एक्सप्रेशन देता है, ए, है ना। तो बी बार क्या एक्सप्रेशन देगा, बी देगा। यहां दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है बी बार। इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, बी बार कॉमन आ रहा है। तो यहां क्या बन गया, ये बन गया ए प्लस ए बार, और ये क्या बन गया, ये बन गया बी बार। ये क्या बन गया, बी बार। तो ए बार प्लस ए बार, ये कितना आ गया, ये आ गया, ये क्या बन गया, 1 बन गया, है ना। तो ये क्या बन गया, 1 0 प्लस बी बार प्लस बी बार। ठीक है, तो ए प्लस ए इक्वल्स टू ए, तो बी बार प्लस बी बार इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी। तो क्या आ गया, बी बार। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी बार इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी बार। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं पॉस के और स्लोप के। बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हो। कुछ ज़्यादा इसमें ऐसा है नहीं जिसको आप नहीं समझ पाओ। अब मिनिमाइजेशन करने की जो टेक्निक होती है वो एक के मैप भी होती है। तो के मैप के अंदर एक टर्म आता है डोंट केयर। तो अगले 2 लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे के मैप को और डोंट केयर को। तो अगले 2 लेक्चर और जाएंगे लॉजिक गेट्स के ऊपर। फिर उसके बाद हमें जो नंबर सिस्टम होते हैं वो डिस्कस करने हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर में जाते हैं। तो फिर ये हमारा जो नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट वाला है ये हो जाएगा पूरा फिनिश। उसके बाद फिर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।